Welcome students. The next chapter what we are starting here today is chapter number 20, that is strike off and restoration of name of the company and LLP. Now ये chapter का नाम ही बहुत बड़ा है लेकिन chapter एकदम easy है. Okay, to understand this chapter इसके अंदर चार चीजें पढ़नी है अपने को. एक strike off, restoration, company, LLP. मतलब कंपनी का strike off और restoration, LLP का strike off और restoration. These are the two things what we are going to learn in this chapter. Without much ado, let me tell you what do you mean by strike off. Strike off का मतलब क्या होता है? In simple terms अगर मैं बोलूं जनरल अपने रूटीन लैंग्वेज में, तो स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल. कैंसल का मतलब क्या? काट दिया. यहां पे क्या काट दिया? कंपनी का नाम काट दिया. कंपनी का नाम कैंसल हो गया. कंपनी का नाम रिमूव हो गया. कहां से रिमूव हो गया? तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से. कहां से? रजिस्टर ऑफ कंपनीज. नाउ रजिस्टर ऑफ कंपनीज कहां पर होता है? आरओसी मेंटेन करता है. आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बराबर. आरओसी मेंटेन करता है एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज, और यही रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से अगर तुम्हारा नाम रिमूव हो जाता है मतलब तुम्हारा नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया. ओके, मतलब तुम्हारा नाम क्या हो गया? स्ट्राइक ऑफ हो गया. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्राइक ऑफ. अगर स्ट्राइक ऑफ हो जाता है तो क्यों हो सकता है या कब हो सकता है? क्यों और कब? क्यों? मैंने कुछ गलती किया रहेगा तो हुआ होगा. कब? मैं अपनी मर्जी से भी स्ट्राइक ऑफ कर सकता हूं. ओके, कब मतलब मैं अपनी मर्जी से भी क्या कर सकता हूं? यहां पे स्ट्राइक ऑफ कर सकता हूं. तो स्टूडेंट्स, तुम लोग को रिमूवल के बारे में इतना याद रखना है कि स्ट्राइक ऑफ एंड रिमूवल दे बोथ आर वन एंड द सेम. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे अपना चैप्टर का नाम है स्ट्राइक ऑफ, बराबर. लेकिन स्ट्राइक ऑफ का सिंपल मीनिंग क्या है? यहां पे मैं लिख के बता रहा हूं. इट इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज maintained by ROC. ठीक है, maintained by ROC. This is the simplest meaning of striking off. मतलब क्या? तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? रजिस्टर में से रिमूव हो जाएगा. ओके, your name will be removed. Now let us move ahead in this. See, the chapter deals with removal of name for register of companies. As you can see, मैंने एक लाइन का सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा है. ज्यादा कुछ इसमें इंट्रोड्यूस करने जैसा है नहीं, बट एक लाइन का मैंने इंट्रोडक्शन रखा है खाली. वेज ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ वो भी है. देखो, क्यों और कब जो मैंने बोला. क्यों? अगर मैंने कुछ गलती किया तो रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से मेरा नाम काट सकता है. एंड कब? मैं खुद भी अप्लाई कर सकता हूं. सी, एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी फॉर रिमूवल ऑफ नेम, दैट इज स्ट्राइक ऑफ द कंपनी, बराबर. नाउ इसके जो चार सेक्शंस है हमारे 248 से लेके 252 तक के 5 सेक्शंस, दैट इज द वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट अपने लिए. ज्यादा कुछ है नहीं. एक्चुअल में देखा जाए तो 248 ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने लिए, क्योंकि उसी के अंदर बोला गया है मेन कंडीशन क्या है 248 के अंदर. ओके, नाउ लेट अस सी द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 248 टू 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज रूल्स 2016 deals with what? Removal of names of companies from the register of companies. Removal of name of companies from the register of companies. यहां से तुम्हारा नाम हट जाता है. हट जाता है इन द सेंस निकल जाता है. निकल जाता है इन द सेंस स्ट्राइक ऑफ हो जाता है. Now see, the first thing what we are going to study is strike off by ROC, that is suo motu मतलब on its own. ROC जब अपने आप कब स्ट्राइक ऑफ के लिए प्रोसीड कर सकता है? जब मैंने कुछ किया होगा. एज आई सेड, क्यों मेरा नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ? तो मेरे से कुछ गलती हुआ होगा. ओके, मेरे से क्या हुआ होगा? कुछ गलती हुआ होगा. गलती अंडर कंपनीज एक्ट, गलती अंडर सेक्शन 248. तो क्या है वो गलती? लेट अस सी. वी हैव 4 कंडीशंस एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल, बराबर. सबसे पहला, कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस द बिजनेस विद इन 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं और 1 साल के अंदर अगर मैंने बिजनेस चालू नहीं किया ना, तो मेरा कंपनी का नाम आरओसी स्ट्राइक ऑफ करके रहेगा, अनलेस एंड अनटिल मेरा स्टेटस डॉर्मेंट का नहीं है.
अगर मेरा डॉर्मेंट का स्टेटस है तो आरओसी मेरा नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकता। डॉर्मेंट कंपनी जो इसी पार्ट का एक चैप्टर है, राइट, वी नो एक्चुअली स्पीकिंग दीज बोथ चैप्टर्स आर कनेक्टेड। अगर स्ट्राइक ऑफ से बचना है तो डॉर्मेंट का स्टेटस लेना होता है। जैसे कि डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग कंपनी, यू आर नॉट एक्टिव, यू आर इनएक्टिव। दैट मींस अगर आरओसी को लगा इनएक्टिव है तो वो स्ट्राइक ऑफ कर देगा। लेकिन अगर तुमने डॉर्मेंट का स्टेटस रखा है ना तो आरओसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम ऐसे मुंह पे फेंक के मारोगे, बोल क्या कर लेगा, मैंने डॉर्मेंट का स्टेटस लेके रखा है, तेरे को जो करना है कर ले, तू मेरा नाम काट ही नहीं सकता, ऐसा छाती ठोक के बोलोगे तुम लोग आरओसी को, बराबर। That is why the first thing which you need to remember is if company does not conduct the business activities within 1 year, ROC तलवार लेके खड़ा है, सीधा तुम्हारा नाम काट देगा। सीधा in the sense there is a procedure which we will see further, but as of now we will understand that if you don't consider commencing the business within 1 year of your incorporation, the name will be striked off. कहां से? From register of companies, right? ये तो था पहला पॉइंट। Let us see point B क्या बोलता है। As you can see on your screen again, company is not carrying on any business or operations for a period of 2 financial years, that is preceding 2 financial years, and has not made the status of dormant company, right? अब ये क्या है? अभी सी फर्स्ट और सेकंड में तुम बोलोगे सर ऊपर 1 ईयर नीचे 2 ईयर, ये क्या सीन है? तो फर्स्ट और सेकंड में मैं तुम लोगों को डिफरेंस बताना चाहूंगा। जो पहला 1 ईयर है ना, दैट इज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट जो पॉइंट है अपना पॉइंट ए विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं ना, तो इनकॉर्पोरेशन से तो मैंने बिजनेस चालू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में मैं 2 साल के लिए अटक गया। आई एम नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटीज सिंस लास्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, बराबर। तो इन दैट केस आरओसी मेरा नाम काट सकता है अगर मैंने डॉर्मेंट का स्टेटस भी नहीं लिया होगा। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर डॉर्मेंट का स्टेटस लेके रखा है ना तो आरओसी कुछ नहीं कर सकता। आरओसी के लिए 248 है ही नहीं, ऐसा समझो फिलहाल, एज ऑफ नाउ। 1 साल हो 2 साल हो, आरओसी कुछ नहीं कर सकता, चाहे पहला कंडीशन हो या दूसरा कंडीशन हो। अगर तुमने स्टेटस लेके रखा है डॉर्मेंट का तो आरओसी के हाथ बंध चुके हैं। आरओसी तुम्हारा नाम नहीं काट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। The C point what we can see in our screen is subscribers have not paid subscribers to memorandum have not paid the amount of subscription within how many days? 180 days. अभी ये क्या है? Now imagine whenever a company is formed, let us take the example of private company. Okay, let us take the example of private company, right? Now अगर private company की बात करें हम लोग, तो at least 2 members are required. The initial 2 members are definitely going to be the subscribers to MOA. Now if the company is with share capital, बराबर, if the company is with share capital, मतलब सब्सक्राइबर ने कम से कम 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा एक्ट बोलता है। सब्सक्राइबर ने कम से कम 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा। और अगर 1 शेयर लिया है तो क्या फ्री में देगा? क्या नहीं, चल पैसा भर। कितने दिन में? 180 दिन में। अगर पैसा नहीं भरा ना, किसने? सब्सक्राइबर ने, तो तेरे कंपनी का नाम में काट देगा। क्यों? सब्सक्राइबर क्या तेरा सगे वाला है क्या? पब्लिक से पैसा लेता ना तो सब्सक्राइबर से भी पैसा ले। कितने दिन में? 180 डेज के अंदर। अगर 180 डेज में पैसा नहीं भरा, किसने? सब्सक्राइबर ने। कौन सा पैसा? वो पैसा जो उसने शेयर्स सब्सक्राइब किया था, उसका पैसा। तो दिस इज द थर्ड कंडीशन जहां पे आरओसी तुम्हारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ कंडीशन, इफ कंपनी डज नॉट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 12 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि तुम्हारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर। पहले से है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर इनकॉर्पोरेशन के वक्त ड्यू टू सम रीजंस तुम्हारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं था, कोई बात नहीं, इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस खड़ा कर दो। अगर नहीं हुआ ना तो मैं तेरा नाम काट देगा, ऐसा आरओसी खुला चैलेंज करता है। कौन से सेक्शन के हिसाब से? 248 के हिसाब से, राइट। तो हियर वी डिस्कस्ड 4 कंडीशंस, राइट। एक एक करके हम लोग सारे नोट डाउन करेंगे यहां पे। अंडर सेक्शन 248 आरओसी कैन प्रोसीड फॉर स्ट्राइक ऑफ if no business
is commenced within 1 year of incorporation, no business in preceding 2 financial years, subscribers to MOA have not paid subscription money in 180 days, and last, no registered office in 30 days. अगर ये 4 कंडीशन है तो तुम्हारा नाम आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। 4 में से कोई भी एक कंडीशन है तो तुम्हारा नाम आरओसी क्या कर सकता है, स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। बट हियर दोनों के लिए द कंडीशन ए एंड बी, डॉर्मेंट वाला पॉइंट याद रखना। अगर डॉर्मेंट का स्टेटस लेके रखा है ना तो आरओसी दोनों कंडीशन में स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकता। कैन नॉट स्ट्राइक ऑफ इफ डॉर्मेंट, नॉट अलाउड इफ डॉर्मेंट। बराबर, क्या डॉर्मेंट, तो कंपनी डॉर्मेंट कंपनी है, तो चाहे कंडीशन ए हो या कंडीशन बी हो, दोनों ही केस में आरओसी कैन नॉट स्ट्राइक ऑफ। क्यों? क्योंकि तू क्या लेके बैठा है रे, तू डॉर्मेंट का स्टेटस लेके बैठा है। बराबर, सो दीज आर द 4 कंडीशंस अंडर विच आरओसी कैन प्रोसीड फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ आवर कंपनी। बच के रहना इन 4 कंडीशन से, राइट। नाउ लेट अस सी फर्दर लास्ट लाइन इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अगर चारों में से कुछ भी हो ना, देखो मैंने पहले ही बोला देयर इज अ प्रोसीजर, सीधा नाम कैंसिल नहीं कर देगा, पहले तुमको एक नोटिस देगा। नोटिस विल बी गिवन इन विच फॉर्म, STK1। आरओसी STK1 देगा भाई, तू जो भी कंडीशन है, लेट अस से कि कंपनी डज नॉट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, आरओसी 30 दिन तक वेट करेगा, देखेगा रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल नहीं दिया इस कंपनी ने अब तक, 30 दिन हो गया, चल STK1 भेज। अब जैसे ही STK1 भेजा, मतलब आरओसी ये कहना चाहता है कि देख कंडीशन डी के हिसाब से तेरे पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए था, लेकिन नहीं है भाई, 30 दिन हो चुके, रिप्लाई कर क्यों नहीं है, वरना मैं तेरा नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। तो ये जो रिप्लाई है ना, रिप्लाई ये कितने दिन में करना है, 30 डेज के अंदर, इफ यू कैन सी, एंड द रिप्रेजेंटेशंस विल बी मेड विद इन 30 डेज। 30 डेज कब से, द डे व्हेन नोटिस वाज रिसीव्ड, राइट। आर वी क्लियर विद दिस? गुड। नाउ देयर इज अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड। मैंने बोला ना, देयर इज अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अपनी मर्जी से आरओसी नहीं, चल काट निकल, ऐसा नहीं होता। There is a process which is to be followed. Now we can see the procedure here as well. What is this first procedure? As you can see, पूरा arrow dramatically मैंने बना के रखा है। STK1 हमने लास्ट लाइन में देखा था, right? Here we saw in the last line of the previous slide. यहीं पे शुरू करेंगे। STK1 से नोटिस आएगा तो रिप्लाई जाएगा 30 दिन में, ये भी हमने देखा था। बराबर। सिमिलरली पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, यही नोटिस को वेबसाइट में भी पब्लिश करना पड़ेगा MCA के, एज वेल एज ऑफिशियल गजेट में भी देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा। अभी ये कब होएगा, सी पब्लिकेशन ऑफ नोटिस कब होएगा? देखो सिमिलर, थोड़ा सा सोचो। पहले मैं कुछ गलती करूंगा, अंडर 248 तो आरओसी मुझे क्या देने वाला है, एक नोटिस देने वाला है अंडर सेक्शन 248। कौन से फॉर्म में? STK1 में, जिसका रिप्लाई मुझे कितने दिन में करना है, 30 दिन में। अगर जेन्युइन रिप्लाई है ना तो आरओसी सुनेगा, लेकिन अगर रिप्लाई नहीं किया तो आरओसी प्रोसीड करेगा, तो आरओसी मेरा नाम काटने के पीछे दौड़ेगा। तो अगर उसको मेरा नाम काटना है ना तो वो दौड़ते दौड़ते थर्ड बॉक्स जो तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, STK5A वाला, वो करेगा। बराबर। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन द न्यूज़पेपर, वेबसाइट ऑफ MCA, ऑफिशियल गजेट इन 30 डेज। देन intimation to regulatory authorities as well. Q regulatory authorities, let us take the example of income tax department. आरओसी है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन तो नहीं करेगा, बट एक नोटिस भेजेगा, भाई ये कंपनी का नाम कैंसिल कर रहा हूं, मैं स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूं, क्या तेरा कोई टैक्स वैक्स बाकी है क्या? अगर है तो बोल, तो मैं रुकता हूं, अगर नहीं है तो मैं इसका नाम काटता हूं। दैट इज वाई इंटीमेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी किया जाएगा। नाउ इफ देयर इज नो रिप्लाई, मींस इनकम टैक्स बोलता है नहीं भाई सब टैक्स आ चुका है, इसका कुछ भी पेंडिंग नहीं, नो ड्यूज पेंडिंग वगैरह वगैरह,
तो इन दैट केस आरओसी सीधा क्या कर देगा, कंपनी का नाम निकाल देगा. द नेम ऑफ द कंपनी विल बी रिमूव्ड, किधर से, फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. कहां से, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से, राइट. एंड लास्ट, जो कंपनी का नाम निकाल दिया वो कंपनी कट गया, मतलब क्या हुआ, डिसोल्यूशन. ओके, दैट कंपनी गॉट डिसॉल्व्ड, खो गई. अगर खो गई तो पब्लिक को बताओ भाई कि खो गई. कैसे बताओगे, न्यूज़पेपर में फिर से एक पब्लिशिंग करोगे. कौन सा, STK 7 में. ये जो नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी इनफॉर्म STK 7 जो है ये पब्लिश होगा. ओके, इनफॉर्म STK 7. इट इज अ जनरल नोटिफिकेशन के सो एंड सो कंपनी इज नाउ स्ट्राइक्ड ऑफ. बराबर, डिसॉल्व हो चुका है, इसका नामो निशान हमने मिटा दिया है. क्यों, क्या, वो सब उस पब्लिकेशन में लिखा रहेगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, what was the representation वगैरह वगैरह, everything will be written in that publication. but अपने को वो सब सोचने की जरूरत नहीं, we have to stick to the point. Clear with this? So that this is the procedure कि अगर मैं 248 के ये 4 पॉइंट में से कोई भी गलती करता हूं, as you can see on your screen, ये 248 के 4 पॉइंट में से कोई भी मैं गलती करता हूं तो आरओसी मेरे को ये प्रोसीजर के हिसाब से काट देगा इन द सेंस मैं कंपनी हूं तो मेरा नाम काट देगा. Clear? Let us move ahead now. There is one case law which we are going to discuss right now, that is International Security Printers Private Limited, जिसको मैं बोलूंगा ISPPL versus ROC Delhi. The case was dated as on 8th August 2017. मेरे बर्थडे के 4 दिन बाद का केस है. ओके, द इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली. क्या बोलता है इस केस के अंदर, सी सबसे पहले तो आरओसी ने नाम काट दिया, आरओसी काट दिया नाम, सीधा उड़ा दिया नाम, उड़ा दिया इन द सेंस रिमूव कर दिया. ओके, नाउ इफ वी मूव अहेड तो देखो आईएसपीपीएल को तकलीफ हुआ कि भाई ये तो बिना बताए नाम काट दिया रे, कम से कम STK 1 तो देना था. यही आगे मैं बताने वाला हूं, STK 1 तो देना था, STK 1 भी नहीं दिया, सीधा सीधा काट दिया नाम. ऐसा कैसा, घर का राज चलता है क्या तेरे? ऐसा आईएसपीपीएल का खून खोलने लगा वहां पे. तो आईएसपीपीएल ने क्या किया, सीधा पिटीशन कर दिया. बराबर. नो पिटीशन में उन लोग ने क्या एलिगेशंस लगाया कंपनी के ऊपर, देखो एक तो नो नोटिस, नोटिस नहीं दिया STK 1, नो गजेट नोटिफिकेशन STK 5A, STK 5A जो अभी पीछे हम लोग प्रोसीजर में देख रहे थे, गजेट नोटिफिकेशन भी नहीं किया, एंड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, भाई बोलने का मौका भी नहीं दिया, कुछ सीधा काट दिया. अरे ऐसा कैसा चलता है, सीधा काट दिया. बराबर के नहीं, हाउ कैन यू डू दिस टू अस? अरे भाई एक बार बोल तो सही के नाम काटने वाले. ऐसा आईएसपीपीएल तिल मिलाने लगा उधर, तो भाई से रहा नहीं गया ना, भाई ने पिटीशन फाइल कर दिया, कोर्ट में मैटर चला गया कि आरओसी ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया. हाँ उसके पास पावर है स्ट्राइक ऑफ करने का, नो डाउट है, मैं मानता है, लेकिन भाई प्रोसीजर है, फॉलो तो कर. बिना बताए तू किसी का भी नाम काट देगा, ऐसा कैसा चलेगा, है कि नहीं? नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ सीएस, अचानक से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया. अरे भाई बोलो तो सही कि ड्यू टू दीज रीजंस काम हो रहा है, कैंसिल हो रहा है वगैरह वगैरह. इफ यू डोंट गेट द रीजंस, हाउ कैन यू बी सैटिस्फाइड विद द एक्शन टेकन बाय द ओपोनेंट? जैसे कि यहां पे ओपोनेंट अपना आरबी है, सॉरी आरओसी है, राइट? नाउ लेट अस सी कि ये जो केस हुआ था, केस क्यों हुआ, केस देखो, केस शुरू हो रहा है यहां से बीच वाले सर्कल से, कि पिटीशन फाइल किया, वहां से शुरू हुआ है. क्यों वहां से केस शुरू हुआ? क्योंकि आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया आईएसपीपीएल को, दैट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड को. क्या कर दिया, सीधा का सीधा स्ट्राइक ऑफ कर दिया, व्हाटसोएवर रीजंस, स्ट्राइक ऑफ कर दिया. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. क्या था इसके अंदर, अभी मैटर था जज के पास, तो भाई जज भी एनालाइज करने लगा ये तो आरओसी अपना गलत फायदा उठा रहा है रे. ऐसा दिल से सोचा जज ने, ये तो बेबुनियाद रीजन है उसका कि हाँ उसने ये नहीं किया तो सीधा नाम काट दो. अरे भाई उसको STK 1 तो दे, जो प्रोसीजर एक्ट में लिखा गया है उसका तो इज्जत कर कम से कम, ऐसा जज ने उसको बोला. दैट इज वाई जज ने अपना डिसीजन दिया. क्या डिसीजन दिया? एज यू कैन सी इन द बिगर सर्कल, ROC however has failed to prove the allegation that proper steps were taken in compliance of mandatory provisions under section 252 subsection 4, 5, 6 जो आगे हम लोग देखेंगे. it is nothing but the part of procedure कि उसको STK 1 भेजना था, देन 5A में पब्लिश करना था, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना था, which is a prerequisite for striking of the name of the company from the registrar, right? Which is prerequisite, जो required था.
वही फॉलो नहीं किया तो पेटिशन एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा जज? पेटिशन वॉज एक्सेप्टेड बाय द जज। एंड यहां पे आरओसी को डायरेक्शन दिया गया था आगे कि फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर, टेक द रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम देम, द प्रोसीजर विच इज गिवन अंडर द एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर सेक्शन 252, वो फॉलो करो। एंड वो फॉलो करने के बाद अगर तुम्हें लगता है ना तो नाम को स्ट्राइक ऑफ करो, डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस वाज द ओनली वन केस ऑफ दिस चैप्टर दैट वाज बेस्ड ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ, कि अगर तुम्हें स्ट्राइक ऑफ करना है ना तो भाई देयर इज अ प्रोसीजर जो हम लोग आगे देखने वाले, देयर इज अ प्रोसीजर जो आगे देखने वाले हम लोग, प्रॉपर डिटेल प्रोसीजर। जो अभी पहले देखा वो तो बस ब्रीफ प्रोसीजर था, अभी जो डिटेल प्रोसीजर हम लोग देखने वाले उसमें अपने को पता चलेगा कि आरओसी ने किधर गलती कर दिया। ओके, if you see procedure for striking of the name by way of application to ROC, we are coming here at second part, right? We are coming here at second part. Okay, now जो second part है, second part वो कौन सा part है? application by company to ROC, application by company to ROC, बराबर। इसमें खाली इतना याद रखना, इधर मैं सामने से बोल रहा हूं, देखो दोनों ही केस में मुद्दा क्या है, इधर मैं नीचे लिखता हूं, मुद्दा मेरा स्ट्राइक ऑफ है एंड आई हैव टू कंडीशंस ओवर हियर, बराबर। दो कंडीशन के एक बाय आरओसी, एक बाय कंपनी। अगर आरओसी है ना तो STK 1 से शुरू होगा। आई एम सेइंग, मैंने प्रोसीजर के बारे में बोला, बट सी दोनों प्रोसीजर कैसे सेम होने वाले वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहले मैं तुम लोगों को डिफरेंस बता रहा हूं एंड देन इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि प्रोसीजर क्या है। आरओसी अगर देगा ना तो शुरू किधर से होगा? STK 1 से। अगर कंपनी कर रहा है ना, कंपनी एप्लीकेशन, तो शुरू किधर से होगा? STK 4 से। So, यहां पे शुरू हुआ 1 से बाय आरओसी में, एंड बाय कंपनी के केस में शुरू हो रहा है STK 4 से। एट द एंड मुझे करना क्या है? स्ट्राइक ऑफ। आरओसी करे या मैं खुद करूं, करना क्या है? स्ट्राइक ऑफ। लेकिन अगर आरओसी है तो शुरू किधर से करेगा? STK 1 से शुरू करेगा, द प्रोसीजर व्हाट वी सॉ। एंड अगर कंपनी को करना है तो STK 4 से शुरू करेगा, एंड उसके बाद 1 और 4 के बाद पूरा प्रोसीजर सेम, 1 और 4 के बाद सब सेम होने वाला है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द सेकंड पार्ट, बराबर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब क्या कि अगर तुम्हें स्ट्राइक ऑफ करना है ना तो तुम खुद भी कैसे कर सकते हो। एज नाउ व्हाट वी सॉ, उसका प्रोसीजर हम लोग शुरू करने वाले, राइट? जो STK 4 एंड ऑल वहां से शुरू होगा। इफ यू सी द फर्स्ट फॉर्म, एक्चुअली 3 भी है, मैंने डायरेक्टली 4 ले लिया, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। STK 3 4 दोनों साथ में ही जाने वाला है, राइट? STK 3 एंड 4 वहां से स्टार्ट होगा। ओके, नाउ सी द कंडक्ट बोर्ड मीटिंग, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग वगैरह ले लो। देन all the directors shall execute indemnity bond in form STK 3 and affidavit in form STK 4। मतलब ये तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। indemnity bond in form STK 3 and affidavit in form STK 4। what do you mean by indemnity bond? indemnity bond एक बॉन्ड होता है जिससे डायरेक्टर्स ये कबूल करते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी का लायबिलिटी आया ना तो वी विल बेयर दैट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम तो स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं ना, क्या पता स्ट्राइक ऑफ होने के बाद किसी का लायबिलिटी अराइज हो गया, इट कैन हैपन। फिर वो बेचारा कंपनी तो है नहीं, डायरेक्टर बोलेंगे नहीं नहीं कंपनी बंद, जा तेरा पैसा भूल जा, हलवा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सिंपल याद रखना, STK 3 में इंडेमनिटी बॉन्ड, STK 4 में एफिडेविट। नाउ अगर एक बार ये हो गया तो गेट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एक बैलेंस शीट वगैरह भी दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि सब असेट्स एंड लायबिलिटीज क्लियर कर दिया। वो सीए भाई को पकड़ना पड़ेगा अपने को, मोटा भाई यहीं आओ पकड़ो इसको, एंड ही विल गिव अस द बैलेंस शीट, राइट? गेट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स as on date not earlier than 30 days before date of making application. Now I will explain you what is this line. If you can see the third point, get statement not earlier than 30 days, भाई इसको highlight करना है, not earlier than 30 days। ये क्या है? Now whenever you prepare your accounts, right, तुम्हारा ऐसे suppose for example this is your statement, it is like P&L as on 31st March, suppose ये year end हो गया 2020, बराबर। इस तरह तुम लोग बनाते हो। दिस ईयर एंड डेट इज ऑलवेज सेम, 31st March 2020, राइट? नाउ लेट अस से मेरा डेट ऑफ एप्लीकेशन, आई विल टेक द डेट ऑफ एप्लीकेशन एज ऑन 30th August 2020,
20, अगर ये मेरा डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30th अगस्त 2020, तो मुझे बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह सब सबमिट करना है। तो अगर मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं ना, तो इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो एज ऑन 1 अगस्त 2020 से लेके 30th अगस्त 2020 तक का होना चाहिए। ओके, इसके पहले का होगा तो नहीं चलेगा। अगर इस डेट के पहले का होगा तो नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी मैं कर लूं, मेरा कोई नहीं सुनेगा। सी, ये रहा 30 डेज का पीरियड रफली, क्योंकि अगस्त में लास्ट डेट 31 है, I've written, बट रफली वी कैन सी कि ये 30 डेज। अगर सपोज ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज ऑन अगस्त के पहले आता है जुलाई, 15th जुलाई 2020 होता तो चलता क्या? रे नहीं चलता। ये क्यों? क्योंकि ये तो 30 दिन पहले का है। 30 दिन कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो मुझे 30 दिन के पहले का नहीं चाहिए, मुझे 30 दिन का चाहिए, पिछले 30 दिन का। उसके अंदर कभी भी ईयर एंड करो चलेगा, उसके अंदर बैलेंस शीट पीएनएल एज ऑन सपोज मैं 15 अगस्त लिखता हूं तो भी चलेगा, 12 अगस्त लिखता हूं तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैंने 31 जुलाई भी लिखा ना तो भी मैं गया। क्लियर विद दिस? तो ये अपना थर्ड पॉइंट क्लियर हो जाता है यहां पे। लेट अस सी द नेक्स्ट 3 पॉइंट्स क्या है। कंडक्ट जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रिजोल्यूशन। तुमने कंपनीज एक्ट में काफी बार सुन लिया होगा, पास एसआर, and that SR must be filed in the e form MGT 14, right? now ये सब होने के बाद right, सब होने के बाद फाइल ई फॉर्म STK 2 के अंदर ये सारी चीजें तुम्हें फाइल करनी है। ओके, STK 2 के अंदर ये सारी चीजें तुम्हें क्या करनी है? फाइल कर देनी है। नाउ ये हो जाने के बाद ROC will publish the notice। देखो सेम पॉइंट वापस आ रहा है, STK 2 3 4 सॉरी 3 4 पहले बाद में 2, मेरा काम खत्म। 3 4 2 का रिप्लेसमेंट है STK 1, राइट? लेट मी ब्रिंग बैक टू यू दिस स्क्रीन। STK 4 3 2 यहां से शुरू हो रहा है मेरा, एंड इधर 1 से शुरू हो रहा है। देखो इधर 1 नहीं आएगा, इधर यहां पे 1 नहीं होगा, एंड यहां पे 2 3 4 नहीं होगा। बट यहां पे बाद में ये जो उसके बाद जो पब्लिकेशन होता है कि हाँ ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो रहा है वगैरह वगैरह, अथॉरिटीज को बताया जाता है वगैरह वगैरह, वो सब शुरू हो जाएगा। तो यहां पे फॉर्म आएगा, पब्लिश द नोटिस इन फॉर्म STK 6। उधर क्या था? 5A, इधर है 6। फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस कैसे? तो वेबसाइट ऑफ MCA पे डालो, गजेट पे डालो या न्यूज़पेपर पे डालो। इंटीमेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जैसे पहले भी बताया कि भाई इनकम टैक्स वाले तेरा कुछ टैक्स वैक्स बाकी है तो बोल। ओके, if no objections are received in 30 days the publication of notice, ROC shall proceed with the strike off and ROC will remove the name and the company will be dissolved and STK 7 डाल दो, पब्लिश कर दो। किधर? देखो वेबसाइट ऑफ MCA एंड ऑफिशियल गजेट पे। ओके, तो ये सी द एंड पार्ट ऑफ बोथ द प्रोसीजर्स वाज सेम, द एंड पार्ट ऑफ बोथ द प्रोसीजर्स वाज सेम, राइट? क्लियर विद दिस? Now there are a list of companies which shall not be removed। मतलब तुम चाह के भी इस कंपनीज को नहीं निकाल सकते, कोई कुछ भी कर ले, इन कंपनीज को तो निकाल ही नहीं सकते सीधा। कौन सी कंपनीज है? लेट अस सी वन बाय वन। एक है लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज को तुम नहीं निकाल सकते। दूसरा है डीलिस्टेड कंपनीज, राइट? डीलिस्टेड मतलब जो लिस्टेड था बट अभी उसको हटा दिया, उसने कुछ काला कांडी किया रहेगा तो डीलिस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसिक्यूशन। कुछ केस वेस चल रहा है उस कंपनी के ऊपर, केस चल रहा था नहीं, केस चल रहा है, तो उसको नहीं स्ट्राइक ऑफ कर सकते। सेक्शन 8 कंपनी है, उसको भी स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाला, उसको भी तुम क्या नहीं कर सकते? स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन चल रहा है, कुछ किया रहेगा गड़बड़, तभी तो इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन चल रहा है, और अगर ये चल रहा है तो तू स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकता है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है दोस्त, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, फिर चाहे डिफॉल्ट हो या पेमेंट करना बाकी हो, डजंट मैटर। पैसा देन तू बोलेगा सर अभी तक ड्यू डेट भी नहीं आया, तो तू स्ट्राइक ऑफ मत कर, पहले पैसा चुका।
अगर ड्यू डेट जा चुका है तो तू डिफॉल्ट कर दिया भाई, डिफॉल्ट करके तू बंद कैसे हो सकता है? बराबर, पहले पैसा चुका, बाद में स्ट्राइक ऑफ करने का सोच, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्जेस पेंडिंग फॉर सेटिस्फैक्शन, चैप्टर नंबर अपना, आई थिंक इट इज चैप्टर नंबर 5 और 6 ऑफ कंपनीज एक्ट समवॉट, which is on charges. Mostly it is chapter number 5 till the time I know. कंपनीज एक्ट का 5वां चैप्टर अपने सब्जेक्ट का चार्जेस के ऊपर है। उसके अंदर तुमने पढ़ा होगा सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, मतलब लोन रीपेमेंट बाकी है, और अगर ये लोन रीपेमेंट बाकी है तो तू स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकता। ओके। कंपाउंडिंग इज पेंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब क्या कि कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन करके रखा है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का सीधा सिंपल मतलब समझो कि अगर सपोज ड्यू टू सम रीजंस कुछ जेल हो गया, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ किया, इंप्रिजनमेंट आया, बट मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल के बदले फाइन भर के निकल जाना चाहता हूं, तो कंपाउंडिंग इज नथिंग बट पेनल्टी फॉर प्रोसिक्यूशन, सॉरी पेनल्टी इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब केस चलता, राइट, मैं यहां पे सीधा पेनल्टी भर के, भाई गलती हो गया माफ कर दो, पैसा भर के मैटर खत्म कर दो। पैसा खिलाने का बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसा भरने का, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तुमने बहुत बार पेनल्टीज देखा होगा, राइट, फाइन ऑफ रुपीज सो एंड सो और इंप्रिजनमेंट ऑफ दिस मच पीरियड, तो ये कंपाउंड हो सकता है। अगर जेल नहीं जाना है तो फाइन भर के निकल जा, इट इज अलाउड, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। और अगर ऐसा कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन पेंडिंग है तो तू स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकता। ओके, तू स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकता। Now next part what we are going to start is situations under which company cannot apply for striking off। तुम अप्लाई ही नहीं कर सकते। देखो पहले तो देखा दोनों, मतलब आरओसी भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे तुम सब ईमानदार हो, मतलब कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कुछ पेंडिंग नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं, बस तुमसे एक काम हो गया है, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग। ओके, दैट इज द नॉर्मल एक्टिविटी जो हम लोग देखने वाले, दैट इज द नॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन अगर वो एक्टिविटी हुआ है ना तो तुम भाई थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। तो थोड़ा टाइम कितना है वो मैं तुम्हें इसमें बताऊंगा कि अगर तुमने वो काम किया है, वी विल सी सम काम्स, अगर वो काम किया है, वी विल सी द टाइम। ओके, तो उसके अंदर तुम फंसे तो तुम फिलहाल स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। ओके, वी विल सी वन बाय वन व्हाट आर दैट काम। Has sold any property or rights before seizing the business? Simple. कुछ प्रॉपर्टी बेचा, कुछ राइट्स बेचा before seizing the business. Has shifted registered office from one state to another. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो तू फिलहाल स्ट्राइक ऑफ मत कर। तूने अपना नाम बदला, तूने मतलब कंपनी ने अपना नाम बदला ना, फिर से स्ट्राइक ऑफ मत कर। एप्लीकेशन है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का कोई एप्लीकेशन चल रहा है तो अगेन तो स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकता। अगर तू वाउंड अप हो रहा है वॉलंटरीली या एनसीएलटी के द्वारा, जब वाइंड अप हो ही रहा है तो इधर क्यों अलग से स्ट्राइक ऑफ कर रहा है? डबल डबल गद्दा मजूरी करेगा क्या? उधर भी तेरा नाम बंद होने, मतलब उधर भी तू कंपनी बंद कर रहा है, इधर भी कंपनी बंद कर रहा है ना, तो जब तूने वाइंडिंग अप शुरू कर दिया है तो वही करना, इधर क्यों आ रहा है? बराबर। Now here comes the main point. If you can see on your screen जो रेड कलर में मैंने दिया हुआ है, the company shall not make an application to strike off the name if such company has done any of the above mentioned activities in preceding 3 months before the date of application। मतलब ये जो भी चीज है अगर तुमने preceding 3 months में किया है ना तो भाई फिलहाल स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, 3 months के पहले किया है तो करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये एक्टिविटी पिछले 3 महीनों में हुआ है, इनमें से कोई भी एक्टिविटी, तो तुम स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। क्लियर? लेट अस सी नाउ रिस्टोरेशन। द सेकंड पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। बस सिंपल है, अगर कुछ भी रीजन से तुम्हारा नाम कटता है, तुम्हें लगता है कि भाई गलत हुआ अपने साथ, तो तुम अपील कर सकते हो एनसीएलटी को रिस्टोरेशन के लिए। ओके, यू कैन फाइल एन अपील टू एनसीएलटी फॉर रिस्टोरेशन, मतलब तुम्हारा कंपनी फिर से जिंदा हो जाएगा। ठीक है, पुनर्जन्म। अगर अपील में तुम जीत गए ना तो पुनर्जन्म हो जाएगा। ओके, नाउ सी, कभी तो अपील करने का सिर्फ टाइम पीरियड दिया हुआ है। अगर आरओसी को लगता है कि ये कंपनी बिजनेस कर रहा था, या किसी कंपनी के और डायरेक्टर्स को लगता है कि ये बिजनेस चल रहा था, फिर भी आरओसी बोल रहा है नहीं करके, बोल के काट दिया,
तो ऐसे केस में अगर तुम्हें अपील करना है तो टाइम लिमिट विच यू हैव इज 3 इयर्स। ओके, 3 साल के अंदर तुम्हें अपील करना है। लेकिन अगर तुम मेंबर या क्रेडिटर हो तो तुम्हारे लिए अपील करने का टाइम है 20 साल। 20 साल तक तुम क्या कर सकते हो? 20 साल तक तुम अपील कर सकते हो। 20 साल के अंदर भी अपील किया ना, अगर तुम मेंबर या क्रेडिटर हो और तुम्हें लगता है कि नहीं, कंपनी वॉज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज व्हेन इट वॉज स्ट्राइक्ड ऑफ, कंपनी का नाम जब स्ट्राइक ऑफ हुआ ना तभी हमको पता है कि कंपनी में बिजनेस हो रहा था, ऐसा तुम्हारे पास प्रूफ है ना, तो तुम 20 साल के अंदर भी अपील करो, एनसीएलटी तुम्हारा अपील हंसते हंसते ले लेगा। बराबर। नाउ प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन अपील, दैट इज एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, कुछ नहीं है। यहां पर एनसीएलटी को एनसीएलटी 9 फॉर्म भरना है, राइट। एप्लीकेशन फीस पेड वाया डिमांड ड्राफ्ट, एप्लीकेशन फीस मैक्सिमम 5000 तक होता है। NCLT shall send copy of application to ROC at least 14 days before the hearing. ROC shall send its views on restoration to NCLT. NCLT will pass appropriate order. देखो शुरुआत कहां से हो रहा है? एप्लीकेशन से। Now NCLT will send the copy of application to ROC as well. ROC के पास एप्लीकेशन का कॉपी पहुंच गया। Now the next part what we are going to start here is striking of the LLP of from the register. Striking of LLP from the register, right? Now अभी जैसे कि रजिस्टर ऑफ कंपनी था वैसे ही रजिस्टर ऑफ LLP भी है। ओके, नाउ इन दिस व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि अगर सपोज LLP का स्ट्राइक ऑफ होना है तो इट इज सेम जो मैंने पहले कंपनी के लिए बताया था। देखो इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन रेड में दिया हुआ है बाय ROC और बाय खुद एप्लीकेशन करो, द कॉन्सेप्ट इज सेम। जो पहले मैंने बताया था वही का वही है, बस थोड़ा माइनर चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस, बस और कुछ नहीं। Just minor changes in terms and conditions. What are those minor changes? Let us see further. Now see, ROC कभी काट सकता है, that is the minor change over here. Application हम करेंगे, that is different thing. But ROC कब strike off कर सकता है? So okay, let us see now. The registrar can suo motu remove the name from the register in case LLP is not carrying business for a period of 2 years or more. मतलब इनकॉर्पोरेशन हो या बीच में हो, डजंट मैटर, कभी भी अगर 2 साल तक बिजनेस बंद रहा तो ROC इस LLP का नाम स्ट्राइक ऑफ करेगा। डोंट थिंक के इनकॉर्पोरेशन से 2 साल के बीच में 2 साल, कभी भी 2 साल, इनकॉर्पोरेशन से 2 साल बंद रहा तो भी स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, अगर इन बिटवीन 2 साल बीच में बंद रहा तो भी स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, राइट। इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग LLP which is not carrying on any business or operations for a period of 1 year or more can make application in form 24. बराबर। अभी you see the second paragraph, right? अगर suppose LLP है, सामने से अप्लाई करना चाहती है तो बस 1 साल तक उसने अगर बिजनेस नहीं किया, कभी 1 साल, कभी भी बीच में या स्टार्टिंग से कभी भी अगर 1 साल तक बिजनेस नहीं हो रहा है तो LLP भी स्ट्राइक ऑफ के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। देखो कंपनी के लिए क्या था? एप्लीकेशन इन फॉर्म STK2, LLP के लिए फॉर्म क्या है? फॉर्म 24। ओके, विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मतलब यूनानिमस अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाउ प्रोसीजर टू बी फॉलोड देखो सेम होगा, बस खाली STK हट जाएगा। ओके, सेम पहले अगर ROC को नाम काटना है तो ROC विल सर्व द नोटिस, डोंट ब्रिंग STK1। STK जो भी था ना वो सब वहां पे, व्हेन आई से वहां पे मतलब कहां पे? कंपनीज में, बट यहां पे नो STK, ओनली द कॉन्सेप्ट। सर्विंग ऑफ नोटिस, रिप्लाई टू नोटिस विद इन 1 मंथ, पब्लिकेशन इन द नोटिस, अगर रिप्लाई नहीं आया तो ROC एक पब्लिशिंग देगा कि मैं इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने वाला हूं। इंटीमेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रिमूवल ऑफ LLP, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। बराबर। तो दिस इज द सेम प्रोसीजर व्हाट वी सॉ फॉर कंपनीज, बट द डिफरेंस इज नो STK, बस बाकी कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम रखो, कंपनी का LLP कर दो, डायरेक्टर का पार्टनर कर दो, चलेगा चलेगा। स्ट्राइक ऑफ बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन, अगर तुम खुद अप्लाई करना चाहते हो तो जहां पे वो प्रोसीजर था STK2 वाला, वैसे यहां पे भी एक प्रोसीजर है LLP 24 वाला। ओके, तो सी कंडीशन क्या है? 1 साल तक बिजनेस नहीं हुआ होना चाहिए, राइट। इफ यू कैन सी ऑन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर स्क्रीन, limited liability partnership is not carrying on any business or operations for a period of how many years? 1 year. कभी भी शुरुआत में या बीच में मैटर नहीं करता, ठीक है।
नाउ इफ यू सी देयर इज अ प्रोसीजर, नाउ देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एकदम सिंपल. सबसे पहला कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड. पॉइंट नंबर 1 इफ यू सी, स्टेप नंबर 1, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सेकंड, अगर कुछ एनुअल फाइलिंग बाकी है ना, व्हाट इज दिस फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11? जैसे कंपनीज को एनुअल फाइलिंग करना होता है वैसे एलएलपी को भी एनुअल फाइलिंग करना होता है. उसके लिए दो फॉर्म है, वन इज फॉर्म 8 एंड अदर इज फॉर्म 11. अगर ये पेंडिंग है तो इसको कंप्लीट करो, उसके बाद स्ट्राइक ऑफ का एप्लीकेशन दो. तो सी, ऑल पेंडिंग फाइलिंग्स इंक्लूडिंग एनुअल फाइलिंग ऑफ फॉर्म 8 एंड 11 shall be completed. Third, all designated partner of LLP must execute an affidavit. जैसे वहां पे affidavit था वैसे यहां पे भी affidavit है. Third, file 24, that is form 24 with the ROC. Publish the notice on website of MCA. After expiry of 1 month, if there are no objections, LLP का नाम क्या हो जाएगा? Strike off हो जाएगा. अगर एक महीने तक रुकेगा, नोटिस दिया ना, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, एलएलपी का नोटिस नहीं है, एलएलपी वो तो आरओसी काट रहा था, यहां पे तो एलएलपी सामने से अप्लाई कर रही है. तो जब सामने से अप्लाई किया है तो 24 भरा, 24 के बाद रजिस्ट्रार ने पब्लिक नोटिस दिया, और जब पब्लिक नोटिस दिया तो वो एक महीने के लिए रुकेगा. अगर किसी को आपत्ति हुआ तो, आपत्ति इन द सेंस ऑब्जेक्शंस आया तो क्या, तो ऑब्जेक्शंस उसको रेस करेंगे, बराबर. नाउ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 1 मंथ, इफ देयर आर नो ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड, रजिस्ट्रार प्रेम से क्या करेगा? Strike off करेगा. Okay, registrar will strike off the name of the company. The notice of striking off the name of the LLP from the register and its dissolution should be published. किधर? Official Gazette में. Okay, it must be published in the official Gazette. Point number 7 पे clear cut दिख रहा है. Okay, so the restoration can be done of LLP. Okay, अगर रिस्टोरेशन करना है, राइट, अगर रिस्टोरेशन करना है तो कुछ नहीं, सिंपल, हाई कोर्ट को तुम जाके पकड़ो, हाई कोर्ट को तुम जाके क्या करो? अप्लाई करो. नाउ सी, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर रिस्टोरेशन. ओके, जैसे कंपनी के केस में कैसे हमने देखा कि एनसीएलटी को वी कैन मेक एन एप्लीकेशन, राइट, अंडर द कंपनीज एक्ट वी सॉ कि द एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड विद एनसीएलटी. ओके, द एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड विद एनसीएलटी, बट यहां पे एलएलपी का रिस्टोरेशन एलएलपी एक्ट में नहीं दिया गया, ना ही हम लोग ट्रिब्यूनल के पास जा सकते जैसे वहां पे गए थे. तो यहां पे सिंपल है, यहां पे एक राइट दिया जाता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि तुम यहां पे रिस्टोर कर सकते हो. ओके, देयर इज नो टाइम लिमिट, जैसे हमने वहां पे देखा था, देयर इज नो सच टाइम लिमिट. ओके, देयर इज नो सच टाइम लिमिट. ओके, last part what we are going to do, because since we have ended the chapter, we are just going to see few questions on this. We have two questions. Now let us see the first one. Mithali Sports LLP has been struck off by registrar of companies. There is a company, sorry, there is an LLP which has been struck off by ROC. One of its unsecured creditors are approached to know about the eligibility of making application for revival of LLP. Right now, simple तो वही चीज आर्टिकल 226 राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तुम हाई कोर्ट में जाके अप्लाई करो. ओके, सो दैट इज वन थिंग. And the second question what we have is Glory Technology LLP is not carrying on any business for a period of 2 years. Okay, is not carrying on business for 2 years, right? It is desirous of striking off the name from the register of LLP maintained by ROC. Whether LLP is allowed to do so? Yes, it is allowed. But तुम लोग को if you remember वो procedure याद करना है कि हाँ, सबसे पहले तो तू तेरा जो पेंडिंग फाइलिंग है ना वो सब खत्म कर. अगर वो पेंडिंग है तो तू अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन जो बोलता है वो तो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, बराबर. इवन इफ अगर तू 1 साल तक बिजनेस नहीं कर रहा तो भी तू स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, तो यहां पे तो 2 साल है, बराबर. सो इन सिंपल टर्म्स अगर तुम्हें ध्यान देना हो तो जो प्रोसीजर हमने यहां पे देखा था, आई विल शो यू द स्लाइड. वेट अ मिनट, सी ये रहा अपना स्लाइड. देखो यहां पे 1 साल में भी तुम स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन में तो 2 साल थे. तो ये जो प्रोसीजर है यही तुम्हारा आंसर है. यस, वेदर can that बोलते ना striking off can be done? Yes, the LLP is allowed to do so, लेकिन considering the point that वो procedure हम लोग यहाँ पे पूरा लिखेंगे. Okay, so that was all about this short and sweet chapter on striking off the name of the company and LLP and also its restoration.
Thank you very much.